आप सबको एक कहानी सुनाऊं। कहानी इमेजिनरी है। जब मैं अपने घर से बाहर निकला था तो एक दिन मैंने देखा कि जमीन पे एक सांप रेंग रहा है। सांप के पीछे ना एक कुत्ता भाग रहा है, भाग 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 भाग। वहां पे एक बिल्ली भी थी, म्याऊ। मतलब कुछ जानवर जो है ना वो जमीन पे दौड़ते हैं और कुछ रेंगते हैं। ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था, काऊ काऊ। उतने में मैंने देखा कि वहां रोड पे से एक हाथी आ रहा है, बहुत बड़ा है। तब तक एक मधुमक्खी आके मुझ पे बैठ गई। मधुमक्खी बहुत छोटी थी। मुद्दा क्या है कि कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं। मछली के बारे में तुम्हें पता है? मछली पानी में तैरती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स होते हैं। बट लर्नर्स, ये सारे एनिमल्स को तो हम हमारे आसपास देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। However, there are other organisms around us which we cannot see with our naked eyes. हमारी खुली आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। भैया ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? अरे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म। ओके, या फिर इसको माइक्रोब्स भी बुलाया जाता है। अब तुम बोलोगे कि यार माइक्रोस्कोप को देखे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, एंड दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, हम केवल एक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पोटाला त्रास देते है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेट दुखता है सर। बिल्कुल, मैं मानता हूँ यूजुअली माइक्रोब्स आर हार्मफुल। बट तुम्हें अगर मैं बताऊंगा ना तो तुम्हारा रिएक्शन बताता हूं मैं। देयर आर, ठीक है, देयर आर ऑल्सो माइक्रोब्स, दे आर यूजफुल। कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इंसान के ऊपर ना बहुत प्रभावशाली है और बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तुम बोलोगे क्या कुछ भी? प्रूफ किधर है? प्रूफ तो मैं अभी उसका प्रूफ देता हूं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है कुछ मेडिसिन में। तो मेडिसिन बनाने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सम सप्लाई अस विद फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम खाना खाते हैं ना उसके साथ भी आता है। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल मैं थोड़ी देर बाद लूंगा तो आप बोलोगे बात तो सही है। लास्ट में भी मैं एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल लूंगा तो तुम बोलोगे बात तो सही है। तो तुम्हारा वो कंफ्यूजन वाला चेहरा नहीं रहेगा। तो सम सप्लाई अस विद फूड। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ। पेन गिर गया। ओके, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स को वन शॉट के अंदर। इसमें आपको नोट्स भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी मैं पूछने वाला हूं इवैल्यूएशन के लिए, जिसका आंसर्स आप नीचे कमेंट में दोगे। लर्नर्स, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हो ना तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी चीजें नाइन्थ स्टैंडर्ड से रिलेटेड आती रहती है और आपके 10th स्टैंडर्ड में भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक मिनट लेकर के मैं एक दो चीजें बताता हूँ। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक बार 18 चैप्टर्स डिटेल में कवर कर लिया है, लेकिन मेरे लर्नर्स ने डिमांड किया कि सर हमें ना वन शॉट भी चाहिए, जैसे आप 10th को देते हो कि हमारे रिवीजन में काम आ सके। तो इसीलिए मैं वापस री रिकॉर्ड कर रहा हूँ वन शॉट वीडियोज, और मैं सारा एक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमने सोशल स्टडी भी पढ़ा है तो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन जरा अच्छे से देखना। साइंस के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, या फिर आप कोई भी चैप्टर शुभम झा और चैप्टर का नाम सर्च कर सकते हो, मतलब शुभम झा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। मेरा पढ़ा है वो इसी तरीके से। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया और बेल आइकन दबा दिया ना। अच्छा सुनो, बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप उस कैटेगरी में मत रहना। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि हम सारे चैप्टर्स तो वन शॉट में कवर करने ही वाले हैं। बट हम इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 8th चैप्टर है ये, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। और टेक्स्ट बुक में केवल 2 पॉइंट्स लिखा है। एक लिखा है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिखा है लैक्टोबैसिली, राइजोबियम एंड ईस्ट, जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। दूसरा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिखा है क्लॉस्ट्रिडियम एंड अदर्स। अदर्स लिख करके बोला है कि तुम सारे ही पढ़ लो जो जितने उन्होंने दिए हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट में एक चार्ट भी है वायरसेस वाला, वो बच्चों को ना याद नहीं होता। उसमें वायरस भी और थोड़े बहुत बैक्टीरिया भी डिसीज से रिलेटेड बच्चों को याद नहीं होता, तो वो भी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब एंड में है तो एंड में एक्सप्लेन करूंगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड क्लास 9 शुभम के लिए, क्लास 9 के लिए। तो क्लास 9 शुभम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। या फिर हमने व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च कर दिया है। आप बिटली व्हाट्सएप चैनल ईएल, कैपिटल ईएल ऐसा सर्च करके जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, तो वहां से भी आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। रनर्स, अब नोट्स की बात कर लेते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेगा। तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा।
टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ वैसे, ठीक है, बट आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन पे कभी भी कोई भी जाके डाउनलोड कर सकता है, ये बात है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल वगैरह करके, लॉगिन वगैरह करके, आपको ये साइड मेन्यू में जाना है, जो ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो एनिमेशन में, ठीक है। उसके बाद आपके सामने साइड मेन्यू कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, वहां पे फ्री मटेरियल रहेगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और इस पर्टिकुलर चैप्टर का आगमन करते हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। अब लर्नर्स, देखो, मैं आपको बोला था ना कि मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, जो सुन करके आपको मजा आ जाएगा उस प्यारे से एग्जांपल को। तो मान लो मेरे पास क्या है, दूध है, ठीक है, दूध है, मेरे पास क्या है, दूध है। अब इस दूध का क्या बन जाता है, दही बन जाता है, योगर्ट बन जाता है। बट बनता कैसे है? तो ये बनता है ड्यू टू लैक्टोबैसिली। अब लैक्टोबैसिली एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। तुम बोलोगे क्यों? कुछ ईटेबल्स जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है, दही उनमें से एक एग्जांपल है। तो लैक्टोबैसिली हमारा पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके बारे में हम 10th में भी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में, अभी भी पढ़ रहे हैं। लैक्टो मतलब क्या होता है? लैक्टो का मतलब होता है लैक्टोज शुगर, ये लैक्टोज शुगर है इसका मतलब। बैसिली मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो इसका अगर मैं फोटो आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये रॉड की शेप में दिखता है, अगर आप देख सकते हो तो। लर्नर्स, ये जो लैक्टोबैसिली है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये मतलब अगर मैं अपनी मम्मी को कहता हूँ कि मम्मी मुझे ना, ठीक है, मुझे ना दही खाने का मन है, तो मेरी मम्मी क्या करती है पता है? दूध को गर्म करती है, उसको ठंडा करती है। आपकी भी मम्मी शायद यही करती होगी, लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और उसके बाद मेरी मम्मी क्या करती है कि उसमें से थोड़ा सा दही ना उसमें ऐड कर देती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, दही, कॉल्ड एज स्टार्टर कल्चर, जिसको इनकोगुलेंट भी कहता है। तो स्टार्टर कल्चर मतलब स्टार्ट किया जा रहा है, इज एडेड टू द मिल्क। तो थोड़ी सी दही ऐड की जाती है, लेकिन ये दही नहीं है एक्चुअली, दही के अंदर की लैक्टोबैसिली है जो इसमें ऐड हो रही है। समझ रहे हो आप? अब ये जो लैक्टोबैसिली है ना, वो क्या करता है, जो हमारा दही मतलब दूध जो नॉर्मली होता है, स्लाइटली एसिडिक, मतलब वो स्लाइटली मतलब एसिडिक होता है, मतलब उसका जो पीएच होगा ना, वो 6.8 6.9 के आसपास होगा, ठीक है। मतलब दूध न्यूट्रल नहीं है, बेसिक नहीं है, आप गूगल कर सकते हो। तो दूध के अंदर नॉर्मली क्या होता है, बट हम न्यूट्रल कंसीडर कर सकते हैं इन अ वे। तो दूध के अंदर क्या होता है बेटा? दूध के अंदर होता है लैक्टोज शुगर, ठीक है, दूध के अंदर क्या है, लैक्टोज शुगर है ऑलरेडी। अब जो हमने उसके अंदर क्या डाला है, हमने ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाला है, ठीक है, स्टार्टर कल्चर बोल करके, थोड़ी सी दही, जोड़न बोलते हैं हमारे भाषा में। आपके भाषा में क्या बोलते हैं इसको? अपनी मम्मी से पूछ करके अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, राइट, अलग अलग जगह अलग अलग एक चीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये जो हमने यहाँ पे डाला है ना स्टार्टर कल्चर, इसके कारण क्या हुआ है, लैक्टोज जो भी था दूध के अंदर, ठीक है, दूध के अंदर का जो लैक्टोज था, वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फर्मेंटेशन, किसमें? लैक्टिक एसिड। लैक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, इसीलिए जो दही होता है आपको खट्टा लगता है। ये क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्यों हुआ? ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आप स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न करना, LACTO लैक्टो, BACI बैसी, LLUS लस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा, यहीं पे मैं एक छोटी सी बात और बोल देता हूँ लर्नर्स। आई वॉज नॉट सो ब्लेस्ड, जैसे आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे और भी यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं, आई वॉज नॉट सो ब्लेस्ड। तो मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी, बट मेरी मम्मी ने भी 10th स्टैंडर्ड तक ही अपनी स्टडी की थी। मम्मी ने लोअर स्टैंडर्ड तक तो पढ़ा है, लेकिन 9 10 में नहीं पढ़ा पाई। अब इसके कारण क्या हुआ ना कि कोई पढ़ाने वाला नहीं था, और ट्यूशन्स हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जहाँ जाते भी थे वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं आते थे। तो कई सारी चीज़ों को ना गलत पढ़ाया गया मेरे बचपन में, ठीक है? आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा क्या हुआ पता है कि गलत पढ़ाने से चलो ठीक है, हमने बाद में सीख लिया चीज़ों को, बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया ना कि जब प्रोनाउंसिएशन होता है, इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन को भी बहुत एज तक प्रोनाउंसिएशन बोलता था। हँसने वाली बात है बट सच है। तो कई जगह ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ लिखा हो और मैं उसको अपने लर्निंग से, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है, मैं शायद गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूँ, उसका उच्चारण गलत कर दूँ। तो इंस्टेड ऑफ आप मुझे को सोच कमेंट सेक्शन में आकर के, ए टीचर है इसको आता भी नहीं है, आप इस चीज़ को समझना कि आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, और प्लीज आप मुझे बताइएगा कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं उसको सीखूंगा। आई एम अ वेरी गुड लर्नर, अ वेरी क्रिएटिव लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पूछने के लिए, क्योंकि यार हमारा भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। चलो, तो मैंने तो एक्सेप्ट किया कि भाई मुझे नहीं आता है, आप भी एक्सेप्ट करिए अगर आपको नहीं आता है तो, और आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से, जहाँ पे हम एडमिशन लेते हैं, और जितना मुझे जितना आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिले।
ओके, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन में अक्सर अच्छे अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, बहुत जगह मिलते भी है, मैं भी कहीं पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। ओके, तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हम क्या डालते हैं, लैक्टोबैसिलस डालते हैं। अब एवरी सब्सटेंस हैज इट्स स्पेसिफिक नेचर। आपने एक चैप्टर पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि ग्रेप्स की बात करें या फिर लेमन की बात करें या फिर संतरे की बात करें, तो दो यार एसिडिक इन नेचर, राइट। तो हर एक चीज का एक अपना नेचर होता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं, पपैया की बात करूं या फिर बिटर ग्राउंड की बात करूं, किसी और चीज की बात करूं, तो वो थोड़ी अल्कलाइन होता है, थोड़ी बिटर होता है, राइट। तो अलग अलग चीज अपना अपना होता है। जैसे आप कोकोनट की बात करें या गाजर की बात करें, कैरेट की बात करें, तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एम आई राइट। तो अलग अलग चीज अपने नेचर का होता है। यू हैव स्टडीड अबाउट दिस इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कि अगर किसी का पीएच जी, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहीं पे जो मैं अपने लर्नर्स को बताना चाहता हूँ। मैं जब अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा था ना, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि पीएच स्केल की जो स्केल होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शंस थे 1 to 14, उसके बाद था 0 to 14, फिर ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, ठीक है, एक ऑप्शन था नन ऑफ। अब ऐसे बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं था बट मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने, ठीक है, क्या किया पता है, क्या कर दिया, इन्होंने 1 to 14 चूज कर लिया। लेकिन पीएच स्केल 1 to 14 नहीं होता, 0 to 14 होता है। आप ये गलती मत करना, ठीक है, 0 to 14 होता है। और ऐसे और इनसाइट के लिए हमारे बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि गलतियां अगर कम होगी ना तो नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा नंबर से। ओके, तो अगर 0 to 7 है, मतलब 6 तक है, ऑलमोस्ट 6.9 तक, तो हम एसिडिक मानते हैं। अगर 7 के बाद 8 से 14 तक है तो हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। और अगर एग्जैक्टली 7 है तो हम न्यूट्रल बोलते हैं, राइट, पीएच स्केल में। तो यहाँ पे ये चीज आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय पीएच स्केल। पी का मतलब होता है पोटेंस पावर, ऑफ एच मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप सर्च कर सकते हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शिवम झा, या फिर मैं वन शॉट भी डालने ही वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि लैक्टोज, जब हमने लैक्टोज जो था दूध के अंदर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, लैक्टो बैसिलस के कारण। तो यहाँ पे जो दूध है उसका जो पीएच है वो घट गया, क्योंकि ये एसिड है। एसिड कहाँ पे होते हैं, 1 to 7 के पहले आता है, राइट, 7 से पहले वाले आते हैं। तो जब ये एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, तो इसका पीएच कम है, समझ रहे हो, पीएच ऑफ द मिल्क विल डिक्रीज। और जब पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीज होगा तो इस दूध के अंदर जितना भी प्रोटीन वगैरह था ना, ठीक है, इस दूध के अंदर देखो, बिकॉज ऑफ द लो पीएच ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स कम टुगेदर, तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन्स वगैरह थे, ठीक है, ये जो भी प्रोटीन्स थे, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स थे, मतलब जो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस था, ठीक है, मेन प्रोटीन के टर्म्स में, वो सारा एक दूसरे के पास आ जाएगा, और एक दूसरे के पास आकर के उसका कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन मतलब क्या होता है, सारे इकट्ठे आ गए और हमें जो मिलता है वो हमें दही मिलता है। तो दही कैसे बनता है समझ में आ गया आप लोगों को, एक बार बोलना कमेंट में यस सर विथ योर फेवरेट इमोजी। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक सॉल्ट टेस्ट ऑफ द योगर्ट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। आपको जो दही जो थोड़ा सा खट्टा सा लगता है ना, वो क्यों लगता है, ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये लैक्टिक एसिड आता क्यों है, लैक्टोबैसिलस के कारण। प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलता है। फर्मेंटेशन मतलब होता है, आप कमेंट में बताना, चलो ठीक है, 10th में तो मैं सिखाने ही वाला हूं, बट आप कमेंट में मुझे बताना। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, लाइक किया है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लैक्टोबैसिली, अब जब लैक्टोबैसिली की बात करें तो जो लो पीएच है, पीएच घट गया है, एसिडिक हो गया है, तो द लो पीएच डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको तो डिस्ट्रॉय कर देगा, और यूजफुल माइक्रोब जैसे कि लैक्टोबैसिलस इसमें आ गया है। लेकिन तुम्हें पता है, इसको अगर तुम बहुत देर तक छोड़ दोगे, जैसे आपने देखा होगा कि दही जब पुराना हो जाता है, ठीक है, तो पुरानी दही में क्या होता है, वो ना थोड़ा ऐसा मतलब खराब होने लगता है, बासी सा हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, और अगर बहुत ज्यादा छोड़ दोगे ना तो आपको कीड़े भी दिखने लग जाएंगे। एनीवे, पॉइंट क्या है कि अगर 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 एक्सेस फर्मेंटेशन हो गया, मतलब जो लैक्टोज कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया तो बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाएगा, और ऐसे में आपका दही खराब हो जाएगा, वो उसकी फ्रॉथिंग हो जाएगी और वो बिटर लगने लगेगा, ठीक है। वो आपको जो थोड़ा सा कैसा लग रहा था, एसिडिक लग रहा था, खट्टा लग रहा था ना, उसके जगह पे वो बिटर लगने लग जाएगा, क्योंकि वो फ्रॉथ हो चुका है, खराब हो चुका है। ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो लैक्टोबैसिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैक्टोबैसिली से ऑब्वियसली हमने दही वाला एग्जांपल देखा जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, बट इसको और भी ईटेबल्स में ऐड किया जाता है, और वो बहुत हेल्दी होता है। जैसे कि आइसक्रीम्स में भी लैक्टोबैसिली यूज किया जाता है, आइसक्रीम बनाने के लिए दूध का भी यूज किया ही जाता है इनडायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे हम, दही के अंदर होता है ये, कई सारे चॉकलेट्स के अंदर होता है, स्पेशली जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया होते हैं, और लैक्टोबैसिली होता है, उसको हम प्रोबायोटिक ईटेबल्स बोलते हैं, मतलब प्रोबायोटिक हेल्थ फूड बोलते हैं।
आपने कभी शिल्पा शेट्टी का एक एडवर्टाइज देखा होगा जिसमें वो आके बोलती है याकुल्ट, राइट? या फिर किसी और चीज का आपने एडवर्टाइज देखा होगा कि ये डेली पियो। तो ये जो चीजें होती है ना, ये प्रोबायोटिक्स होती हैं, इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और वो गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपके गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी को बैलेंस करते हैं। एनीवे, तो प्रोबायोटिक है। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी हैं, राइट? जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम, तो इनकी ग्रोथ को कम करता है। जब हम कंज्यूम करते हैं प्रोबायोटिक फूड, तो जो लैक्टोबैसिली उसके अंदर है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया को कम कर देता है, खत्म नहीं कर देता है, कम कर देता है, ठीक है? तो ये जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है, बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है, आपकी जो हेल्थ है ओवरऑल, वो इंप्रूव होने वाली है। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? बीमारी से लड़ने की क्षमता, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी चीज के बारे में बात करते हैं जो कब से स्क्रॉल हुए जा रहा था नीचे, उस स्क्रॉल को बंद कर देते हैं। और हमारा क्लास 9th का बैच होता है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंक्लूडिंग संस्कृत फॉर इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीचर्स की टीम है टोटल। 10 टीचर्स को मैं यहाँ पर डाल नहीं सकता हूँ, 10 टीचर्स की टीम है इंक्लूडिंग मी, और हम इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। बहुत कम लोग ऑनलाइन में सेमी इंग्लिश मीडियम को भी केटर कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, बहुत कम लोग लैंग्वेजेस भी सिखा रहे हैं, ग्रामर, राइटिंग स्किल, टेक्स्ट बुक, हम वो भी करते हैं। ट्रस्ट मी, आप एक्सपेरिमेंट मत करना अपने 9th-10th में, क्योंकि ये फाउंडेशन होता है, आप हमारे पास ज्वाइन करिए। इसके अलावा हम 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कॉम्बो एडमिशंस भी लेते हैं। अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में, तो हम 2023, 24, 25 मतलब 9, 10 दोनों के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर आप हमारे कॉम्बो बैच में एडमिशन लोगे तो 2025 तक के लिए आपका सीट हमारे पास रहेगा, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं उसके बाद, ठीक है? इंग्लिश, सेमी इंग्लिश मीडियम। बट आप अगर केवल 9th का एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी बेस्ट तरीका क्या होगा? देखो, प्राइजेस विल वैरी। आप इस वीडियो को जरूरी नहीं कि मैंने पब्लिश किया और तुरंत देख लोगे, राइट? शायद आप इस वीडियो को 2 साल बाद देखोगे, शायद 1 साल बाद देखोगे, ठीक है? तो शायद प्राइजेस थोड़े ऊपर थोड़े नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑफर चल सकता है। अभी के ऑफर को मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आप बेस्ट क्या रहेगा कि जो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उस पर कॉल कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी पूरी टीम के बारे में। तो नीलिमा रॉय मैम सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाती है, कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है, ठीक है? इंग्लिश सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को। फरीन शेख मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है, मराठी मीडियम, सॉरी मराठी में पढ़ाती है सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को, और मराठी लैंग्वेज भी पढ़ाती है। योगेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो और एक और है शैलेश गोडगे सर हैं, वो संस्कृत पढ़ाते हैं, ठीक है? अब संस्कृत सबको नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, बट संस्कृत भी हम पढ़ाते हैं, इंटायर और कंपोजिट दोनों। फुल ईयर बैचेस होते हैं हमारे, सारे सब्जेक्ट हम संस्कृत के साथ पढ़ाते हैं। डेली 2 लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है? फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। हम पेपर भी चेक करके देते हैं, आप पीडीएफ भेजते हो, हम चेक करके देते हैं, ठीक है? पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलता है, कहाँ पे सही जा रहे हो, कहाँ पे गलत जा रहे हो, कहाँ पे इंप्रूव करने का स्कोप है, हर एक चीज आपको बताया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलता है, मतलब हर एक चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है 2 से 3 बार हर चैप्टर पे। नोट्स इंक्लूडेड होता है और लिमिटेड स्टूडेंट का बैच होता है लर्नर। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। आप मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे टीचर जो मैंने आपको बताया सब एक्सपीरियंस्ड है, काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। 100% तक बोर्ड में हमने रिजल्ट लाया है। 9th में भी हमारे बच्चों ने 99% तक, 97, 90, 99%, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत महाराष्ट्र के पूरे बच्चे मेरे पास ऑलमोस्ट, ठीक है? तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं अब क्या बोलूं आपको कि 99, 99 कितनी बार बोलूं, राइट? तो एक्सपीरियंस टीचर है सारे। और आपको जब लाइव क्लास, जैसा मान लो ये मैं लाइव ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, तो लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। लाइव खत्म होने का तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आपके पास, वो भी एचडी फॉर्मेट में। चलिए, अब क्लास कैसे होगा? जूम पे, गूगल मीट पे बिल्कुल नहीं। हमारा क्लास फेसबुक पे होगा नहीं, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा रेज अ हैंड, ऐसे हाथ का सिंबल, तो आप टीचर से बात भी कर सकते हो, वॉइस चैट कर सकते हो, लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसा मैंने बोला, टैबलेट, आईपैड से भी। इनरोल करने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जिसमें बताया गया है कि कैसे इनरोल करना है मोबाइल से। आपको ऐप डाउनलोड करना है, ये वीडियो देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? या फिर वेबसाइट का लिंक रहेगा, वेबसाइट पे जाइए, ठीक है? वहां पे रिलेवेंट बैच सर्च करिए। कॉम्बो बैच के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? कॉम्बो के लिए कॉल करना पड़ेगा और आप एडमिशन ले लीजिए। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये विक्ट्री बैच का प्राइस 5000 है, लेकिन अगर आप कॉम्बो 9, 10 दोनों ले लोगे ना, तो आपको 7500 में अभी हम एडमिशन ले रहे हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो इंक्वायरी करने के लिए लेटेस्ट प्राइस का। और एक और बात कि अभी जो हम कॉम्बो बैच में एडमिशन ले रहे हैं उसमें हम फाउंडेशन फ्री में दे रहे हैं बच्चों को। तो फाउंडेशन पूरा साइंस, मैथ्स 9, 10 का फ्री में पढ़ाएंगे, सीबीएसई वाला भी, ठीक है? तो आप इसमें ले लीजिए, एकदम वैल्यू फॉर मनी है। अभी ये ऑफर चालू है। प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर टू गेट द इंक्वायरी।
जो प्राइस मैं बता रहा हूँ वो ईयरली फी होता है। जिस भी बैच में आप कॉम्बो में लेते हो तो 9th-10th का पूरा फी होता है, केवल 9th का लेते हो तो केवल 9th का पूरे साल का फी होता है, पूरे कोर्स का, मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने का। अच्छा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इस ईमेल आईडी पे मैसेज भी कर सकते हो इस चीज के बारे में बात करने के लिए। नीचे स्क्रॉल करा देता हूँ नंबर। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो ले लो। बहुत सारे बच्चे बहुत लेट लेते हैं और बहुत पछताते हैं इधर उधर एक्सपेरिमेंट करके, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, हम यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली देखते हैं कि लैक्टोबैसिली का और क्या क्या यूजेस है। तो वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, घी, चीज एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ। तो आप घी बनवा सकते हो, फर्मेंटेशन चीज बना सकते हो, दही बना सकते हो, ठीक है, बटर बना सकते हो। ये सब कैसे होता है? फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से ही होता है, लैक्टोबैसिली का यूज होता है। लैक्टोबैसिलिक फर्मेंटेशन इज आल्सो यूजफुल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिकल्स, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो पिकल्स बनाते हैं उसमें भी लैक्टोबैसिली से फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब आपने कमेंट में लिख दिया होगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि हम केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं किसी चीज का इस्तेमाल करके। सिंपल, इन सिंपल चीजें, किसी चीज का केमिकल ब्रेकडाउन कर रहा है किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, ठीक है, तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। चलिए, लैक्टोबैसिली का इस्तेमाल किया जाता है जो हम कॉफी या चॉकलेट बनाते हैं ना, ठीक है, तो कोका का भी इस्तेमाल, इसमें भी कोको, ठीक है, इसका बनाने के लिए कोकोआ ओके, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर। साइडर अलग अलग फ्रूट से बनता है, जैसे आपने एप्पल साइडर विनेगर सुना होगा, ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग फ्रूट से बनता है साइडर, ओके। इसके अलावा आपको पता ही है कि हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करने के लिए भी यूज होता है एज अ प्रोबायोटिक। तो दिस आर द यूजेस। इसके अलावा जो जानवर खाते हैं ना, लेवेंडेंट फॉडर, लेवेंडेड फॉडर, जो जानवर खाते हैं उस फॉडर के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है, उसको भी फर्मेंट किया जाता है यूजिंग लैक्टोबैसिली, कि इनको भी गुड बैक्टीरियाज मिले, ठीक है। लैक्टोबैसिली का इस्तेमाल किया जाता है वाइन प्रोडक्शन में, ठीक है तो वाइन प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लर्नर्स। और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड के प्रोडक्शन में भी, जब ब्रेड बनाया जाता है तब भी लैक्टोबैसिली का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इन क्वेश्चंस का जवाब ना नीचे कमेंट में लिखना होता है। So lactobacilli is a dash microorganism, useful, harmful, sometime harmful, none of this. Various milk products like dash can be obtained by fermentation of milk, yogurt, ghee, cheese, all of this. तीसरा क्वेश्चन है, lactobacilli kills dash microbe in the alimentary canal. Alimentary canal मतलब मुंह से लेके पॉटी निकलने तक का रास्ता है, ठीक है, उसका एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। ओके, तो आपको इनका आंसर नीचे कमेंट में बताना है। और लर्नर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, ट्रस्ट में हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अभी तो हम फाउंडेशन फ्री में दे रहे हैं 7,500। केवल फाउंडेशन बैच का प्राइस 15,000 रुपए एक साल का, वो आपको 7,500 में 9th-10th और फाउंडेशन सब मिल रहा है। तो गो अहेड एंड टेक द एडमिशन। एनीवे, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का ये प्राइस है, बाद में शायद वेरी कर सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इसलिए नंबर कंस्टेंटली शो किया जा रहा है, और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब देखो लेग्यूमिनियस प्लांट की अगर हम बात करें, तो जैसे लेग्यूमिनियस प्लांट क्या होता है, सबसे पहले हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जा रहे हैं, राइजोबियम पे। तो जो बीन्स के प्लांट होते हैं, जैसे हम मटर की बात करें तो मटर का जो पेड़ होता है, ठीक है, या फिर हम बात करें फेन्यूग्रीक का जो पेड़ होता है, तो इनके अगर मैं रूट्स को देखूं स्पेशली, तो ये रूट्स में ना ऐसे नोड्यूल्स दिखते हैं, आपको दिख रहा होगा, Can you see this? ऐसे नोड्यूल्स दिखते हैं इनके रूट के अंदर। अब ये जो नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं इसको हम, उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है। हम इसको आगे चल करके ना किसी माइक्रोस्कोप में भी चेक करने वाले हैं, तो आगे हमें पढ़ने वाले, चिंता मत करो। अब देखो एटमॉस्फेयर में, आई डोंट नो 71 या 78%, आई एम कंफ्यूज, बट आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि कितना परसेंट एक्चुअली है। तो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन बहुत सारा है, बट प्रॉब्लम यह है कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कुल मिला के, कुछ बैक्टीरिया ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो एटमॉस्फेयर के फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन नॉट यूज दिस फ्री नाइट्रोजन, द फ्री फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल्स, ओके। तो होता क्या है, आपने इसके बारे में एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, जो रूट नोड्यूल्स में होता है लेग्यूमिनियस प्लांट के, वो इसको ले लेता है और इसको क्या क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में। इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स क्या होता है, ये प्लांट ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, प्लांट ने ऑब्जॉर्व किया। प्लांट जब नाइट्राइट्स को ऑब्जॉर्व करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में। अब ये क्योंकि बायोलॉजिकली हो रहा है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं।
वैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, राइट? आपने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में पढ़ा है ये बात। तो ये हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको डिटेल में पढ़ा है आपने ऑलरेडी, ओके? अब ये जो यहाँ पे प्रोटीन प्लांट ने बनाया है, ये प्लांट क्या करता है, थोड़ा सा दिस प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स आर शेयर्ड विद द राइजोबियम बैक्टीरिया, वो इस राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ भी शेयर करता है। कुल मिला के हुआ क्या, ध्यान से सुनना अभी। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन को राइजोबियम ने लिया, राइजोबियम ने उसको क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसने उसको, प्लांट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन में। और ये जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा राइजोबियम को भी मिल रहा है हेल्थ के लिए। तो आप देख रहे हो, राइजोबियम इसकी हेल्प कर रहा है, प्लांट भी उसकी हेल्प कर रहा है इन रिटर्न। तो ऐसे टाइम में जब ये, जो मैंने अभी कहानी बताई आपको कि ये राइजोबियम ने क्या किया, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके दे दिया, प्लांट ने उसको अपना प्रोटीन बना लिया, प्लांट ने इस प्रोटीन को वापस इसको दिया। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों का। इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन। याद रखना, सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशन। अब मुझे बताओ, क्या आपको इसके बारे में पता था? लोअर स्टैंडर्ड में भी हमने ये पढ़ा है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स प्लो। अब देखो क्या होता है ना कि खेती किया गया, खेती के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, तो ये जो पेड़ जब सूख जाता है, जब खेती काट ली जाती है, उपज निकाल ली जाती है, तो उसके बाद जो ये बच जाता है, इसको क्या किया जाता है, मतलब इस पे हल चला दिया जाता है, इसको कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है, या फिर इस चीज को लेकर के बहुत छोटा करके ऐसे टिलिंग कर ली जाती है इसको। तो क्या होता है ना कि जो आपका यहाँ पे जो राइजोबियम है बेसिकली, वो पूरा जो है मिक्स हो जाता है अगेन, ठीक है? तो वो चारों तरफ फैल जाता है, तो इससे क्या होता है, अगेन फर्टिलिटी बढ़ती है। मिक्स द क्रस्ट स्टेम्स एंड रूट्स विद द सॉइल, तो उसको सॉइल के साथ मिला दिया जाता है कुल मिला के, ठीक है? तो इससे क्या होता है, राइजोबियम का जो पॉपुलेशन है ये मेंटेन होता है। इसके अलावा राइजोबियम इनकोगुलेशन भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, जो नॉर्मल आपका सीड है, इस नॉर्मल सीड के ऊपर बच्चों या तो राइजोबियल पाउडर, जिसमें राइजोबियम है कुल मिला के, या फिर राइजोबियल सॉल्यूशन से इसको कोट किया जाता है। जब ये सीड्स कोट हो जाते हैं, उसके बाद इसको जमीन पे लगाया जाता है, सीडलिंग्स को मतलब जमीन पे इसको लगाते हैं, फिर पेड़ आता है। अब जब ये ऐसे पेड़ आते हैं, व्हेन सच कोटेड सीड्स आर शोन, तो ये जो हमारा फसल है, इसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पा रहा है, क्योंकि नेचुरली हमने उसमें पहले ही ऐड कर दिया, राइट, यूजिंग राइजोबियम इनकोगुलेशन। तो यहाँ पे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और बहुत तगड़ी होगी, ओके? अब देखो इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी फसल हो रही है नेचुरली, तो हमें एक्सटर्नल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना पड़ेगा और हमारी फार्मिंग ज्यादा अच्छी होगी, नेचुरल होगी, ओके? तो एंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन आल्सो इंक्रीजेस, तो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो भी इंक्रीज होता है। अब हमें देखना है कि राइजोबियम का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो रूट नोड्यूल्स में होता है, वो दिखता कैसा। तो हमने क्या किया, फेन्यूग्रीक ले लिया, क्योंकि ये लेग्यूमिनियस प्लांट है, हमने बोला था इसके अंदर रूट नोड्यूल्स में रहेगा इसके। और इसको हमने 3 से 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, जब कभी आपको लग गया होगा, ठीक है, टूट गया आपका यहाँ पे खेलते खेलते, तो आप डॉक्टर के पास गए, वहां पे डॉक्टर ने कुछ डाला जिससे झाग निकला पानी की तरह, आपको ऐसा लगा था, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, ठीक है? H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे हम, और क्या करेंगे, 3 से 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, और उससे इसको साफ कर लेंगे। इसको साफ करने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक इसको इथिल अल्कोहल में भी रखेंगे कि जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। इथिल अल्कोहल मतलब दारू, C2H5OH। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सर्टाइल वाटर, मतलब ऐसे वाटर जिसमें कोई मिनरल्स वगैरह नहीं है, उससे हम इसको साफ कर लेंगे, और फिर इसका एक सेक्शन लेंगे और उसको हम एक ग्लास स्लाइड पे रखेंगे माइक्रो, और उसके ऊपर सैफरीन स्ट्रेन डाल देंगे। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे चीजें माइक्रोस्कोप में थोड़ी और क्लियर विजिबल हो जाती है। और फिर इसको हम उठा करके क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे डाल देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा। ये जो हमें शेप दिख रहा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ राइजोबियम है, और वो पिंकिश रॉड शेप का है। कैसा, ये पिंकिश रॉड शेप का है। लर्नर्स, अब मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट, ट्रू या फॉल्स? कमेंट में आंसर बताना है। इन माइक्रोस्कोप राइजोबियम लुक्स लाइक रेड रॉड शेप्ड, येलो रॉड शेप, पिंकिश रॉड शेप्ड, या नन ऑफ दिस? इसका भी नीचे आप कमेंट में आंसर दोगे। और यहां तक हमारा ये वाला टॉपिक होता है स्वाहा, ओके? देखो बच्चों, हालांकि ये जो हमारे वीडियोस हैं ये वन शॉट वीडियोस हैं, बट दैट डजंट मीन कि वन शॉट है तो हम इसमें डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होगे तो मैं बहुत आराम से, बहुत डिटेल में आपको हर एक चीज पढ़ा रहा हूँ। तो आप सारा वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे बैच में आइएगा, क्योंकि हम इस लाइव में इससे भी ज्यादा और ज्यादा एफर्ट डाल के, टाइम डाल करके चीजों को सिखाते हैं और आपके डाउट्स को पर्सनली क्लियर करते हैं। अब हमारा जो तीसरा बैक्टीरिया है दैट इज ईस्ट, ठीक है? तो क्या ईस्ट एक बैक्टीरिया है? नहीं नहीं, ईस्ट एक बैक्टीरिया नहीं है, ईस्ट तो एक यूनिसेलुलर फंगी है।
फंगी नहीं, इट्स फंगी या फंजाई भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। अगर मैं ईस्ट के सेल की बात करूं तो ये ईस्ट के सेल का स्ट्रक्चर है, बट हमें ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ना 9th में ना 10th में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं ईस्ट की। अगर मैं बात करूं तो 1500 डिफरेंट स्पीसीज है। इनफैक्ट अभी 9th स्टैंडर्ड में और आने वाले क्लास में जब आप 10th में जाओगे तो आपको कुछ स्पीसीज के नाम भी याद रखने हैं। कुछ स्पीसीज 9th और 10th में कॉमन है, तो अभी अगर आप याद कर लोगे तो वहां पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1500 डिफरेंट स्पीसीज है हमारे ईस्ट के। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया जिससे हम कुछ समझेंगे, ठीक है? तो वो उसको देखते हैं। अगर मैं लेता हूं ड्राई एक्टिव ईस्ट, एक्टिव मतलब जैसे जो एक्टिव है बेसिकली, मान लो जो जिंदा है, ठीक है, जिसमें अगर हम कुछ करेंगे तो वो ग्रोथ दिखाएगा, ऐसा नहीं कि एज इट इज रह जाएगा, सड़ जाएगा, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। तो हम ड्राई एक्टिव ईस्ट लेते हैं एक बाउल के अंदर या फिर एक बॉटल के अंदर, और उसमें हम जैसे मान लो कि ये बाउल में, इसमें से हमने क्या किया, एक बॉटल में 1 चम्मच ईस्ट डाल दिया। ये डालने के बाद हमने चीनी लिया, ठीक है, और उसको थोड़ा सा चीनी भी डाल दिया। उसके बाद हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर उसमें ऐड करते हैं, मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऐसा पानी हम इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं। उसके बाद हम उसको एक बलून से कवर कर देंगे, ठीक है। फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ दैट बॉटल। जब हम इसको बलून से कवर कर देंगे, पानी डाला है, ईस्ट डाला है और चीनी डाला है, फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये बलून ऐसा फूकना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डेफिनेटली इसके अंदर कोई गैस भर रहा है, एयर भर रहा है। अब वो जो गैस है वो कौन सा गैस है, आफ्टर 10 मिनट्स हमें ऑलमोस्ट दिखेगा। ईस्ट को अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास यहाँ पे पानी है बेसिकली, ठीक है, एक हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, वो पानी छोड़ो, यहाँ पे एक हमने बीकर लिया, इसको बीकर कहा जाता है। इस बीकर में हमने कुछ लाइम वाटर लिया है। क्या लिया है? लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर का फॉर्मूला आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपको आता है कि नहीं आता है, वैसे आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो जब आप लाइम वाटर लोगे और यहाँ पे जो गैस इस बलून में एक्यूमुलेटेड था, वो गैस जब इस लाइम वाटर में आप छोड़ोगे तो आपका जो लाइम वाटर है वो धीरे धीरे मिल्की हो जाएगा, वो व्हाइटिश कलर का आपको दिखेगा। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी आपने सुना था, ये कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो गैस एक्यूमुलेट हो रहा है ईस्ट के कारण, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी तरीके से रिलीज कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ इस सॉल्यूशन ले लेंगे जिसमें हमने ईस्ट डाला था ना, एक ड्रॉप लेंगे और उसको एक ग्लास स्लाइड पे डालेंगे। ओके, अब हमारा क्या है कि हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि कैसा दिखता है, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें ईस्ट कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, माइक्रोस्कोपिक। तो आप ये देख सकते हो, ईस्ट उसका अंडा। ओके, दैट्स बर्ड, उसको बर्ड बोला जाता है। तो सम ऑफ द ईस्ट सेल में हैव स्मॉल बॉडीज अटैच टू देम। वो जो छोटा सा, देखो कुछ ईस्ट सेल आपको एज इट इज दिख रहा है, कुछ के ऊपर, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं जूम करता हूँ, इस वाले के ऊपर देखोगे तो एक बॉडी, ऐसा गोल एक बॉडी अटैच्ड है, इस पे एक बॉडी अटैच्ड है। तो उस चीज को हम बर्ड बुलाते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज बर्ड, इसको बर्ड बुलाया जाता है। ओके, दिस, और इस बर्ड से ना ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? डिटेल में हम 10th में पढ़ने वाले, आई नो आप लोग मेरे बैच में आने वाले हो, तो हम डिटेल में 10th में पढ़ने वाले। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब 2 पेरेंट मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। तो उसी का एक फॉर्म है बर्डिंग, असेक्सुअल इन यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है या फंगी है, ठीक है। तो बर्डिंग होता है इसके अंदर। बर्डिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बर्ड फॉर्म होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करके टूट जाता है, फिर 2 ईस्ट बन जाता है। सिंपल है ना, ये हम 10th में बाद में पढ़ेंगे। एनीवे, अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाई डू ईस्ट मल्टीप्लाई सो फास्ट। अब यहाँ पे ईस्ट के नंबर ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्डिंग से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और वो क्यों कर पाए? क्योंकि वहां पे हमने उनको कुछ एनर्जी दिया। हमने क्या दिया यहाँ पे उनको? ये शुगर के फॉर्म में एनर्जी दिया। शुगर में क्या होता है? वीडियो पोज करके जरा सोचो, कमेंट में लिखने की कोशिश करो, मैं तो बताने ही वाला हूँ, लिखोगे तो मजा आएगा। ओके, अच्छा एक छोटी सी बात, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है ना, नोट्स वहां पे पड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है, डाला हुआ है, एप्लीकेशन पे भी डाला हुआ है, और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हम व्हाट्सएप यूज करते हैं एज कम्पेयर टू टेलीग्राम। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ईस्ट जो फटाफट फटाफट ग्रो हो रहा था, बिकॉज शुगर एक्टेड एज अ फूड। शुगर एक फूड की तरह बिहेव किया, क्योंकि शुगर के अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन कंपाउंड है। तो इसके मदद से ये ईस्ट बहुत जल्दी 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 ग्रो होने लगा। तो ईस्ट डिपेंड्स ऑन द शुगर कंपोनेंट फॉर इट्स फूड। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि ईस्ट जो ग्रोथ होता है तो उसको जो शुगर कंटेंट चाहिए वो कहां से मिला? इस पर्टिकुलर चीनी से मिला। गॉट इट? चलिए, अब यहां पे हमने लिखा है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि ये दूसरे पे डिपेंड करता है। आपको पता ना, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। तो ईस्ट क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। ओके, चलिए अब यहां पे बात करते हैं मेकिंग ब्रेड, मतलब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ईस्ट की।
तो ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइल मेकिंग ब्रेड, ईस्ट इज एडेड टू द फ्लोर। अब एग्जांपल के लिए समझो कि मेरे पास ये क्या है, आटा है, ठीक है, आटा। उस आटा में मैं क्या करता हूँ, ईस्ट ऐड कर देता हूँ। जब मैं ईस्ट उसमें ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको शेप दे करके मैं उसको भट्टी में डाल देता हूँ, ठीक है, ओवन में डाल देता हूँ, हीटर में डाल देता हूँ, जो भी आप बोलना चाहते हो। द बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ कॉज द डो टू राइज। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि इसमें से ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, आपको पता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये ना राइज करेगा, इसका साइज बढ़ेगा। अभी आप एनिमेशन देखोगे, द डो इज यूज्ड टू मेक ब्रेड। अब यही डो से हम ब्रेड बना रहे हैं और ये ऐसे राइज करेगा, देख रहे हो, ये राइज कर रहा है, राइट, आपको इमेज में दिख रहा होगा, राइट। तो ये इस तरीके से क्यों, और इसमें ना पोर्सेस फॉर्म होते हैं, अगर आपने देखा होगा, एज द गैस किप्स, अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, द ब्रेड राइजेस एंड बिकम सॉफ्ट एंड पल्पी। तो इसीलिए ये फूल जाता है और पल्पी बन जाता है। पाव खाया ना आपने, ब्रेड खाया ना, कैसा होता है उस तरीके से। और इसके अंदर होल 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 दिखता है ना आपको, होल होल जो दिखता है, दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकला है बड़ा पाव के पाव में। ओके, द हीटिंग ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस ऑल्सो एवापोरेट्स द अल्कोहल। जब ये हीट हम करते हैं ना, तो यहाँ पे अल्कोहल भी निकलता है थोड़ा, ठीक है, ईस्ट से अल्कोहल भी निकलता है, क्योंकि वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट अल्कोहल भी निकलता है। बट वो जो अल्कोहल निकल रहा है भैया, पाव खा करके झूम सर अभी झूम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो जो अल्कोहल है वो भी एवापोरेट हो जाता है, वो भी वैनिश हो जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कि शुगर फैक्ट्री, आपको पता है यू नो शुगर फैक्ट्री, तो शुगर फैक्ट्री में क्या किया जाता है, अल्कोहल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद शुगर। कई सारे शुगर फैक्ट्री में अल्कोहल को भी प्रिपेयर किया जाता है अलॉन्ग विद शुगर। अब कैसे करता है, तो शुगर केन लिया, शुगर केन से आपको बहुत शुगर मोलेसिस मिलता है। जब शुगर केन से शुगर बना लेते हैं ना, तो उसी में एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है शुगर मोलासिस। आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे भी स्क्रीन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर मोलासिस बोलते हैं। ये शुगर मोलासिस बहुत ज्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये तो हमें मिलता ही है। लेकिन अब जब हम इस चीज का फर्मेंटेशन करते हैं यूजिंग सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, अब ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया क्या है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये जो हमारा ईस्ट है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस, याद करना स्पेलिंग, सेरेवेसी है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करोगे बायो में। ओके, मूविंग फर्दर, इससे हमें क्या मिलता है, जब हम इसका फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो हमें प्राइमरी प्रोडक्ट मिलता है इथील अल्कोहल। इथील अल्कोहल क्या है, इथेनॉल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको कि आपको समझ में आए। इथील अल्कोहल यहाँ पे जो लिखा है, इसी को हम इथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इथेनॉल क्या है, एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन वेरी डिटेल इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। और 9th में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कार्बन वाला उस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे ईस्टर मिलेगा, कुछ और अल्कोहल्स मिल सकते हैं इथिल अल्कोहल के अलावा, स्पिरिट मिलेगा। तो ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हमें इसके साथ मिलते हैं, जिसको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल में हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, तो वहां पे ना इथेनॉल कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्यूल, इथेनॉल मिलाया जाता है। अब इथेनॉल से क्या होता है कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सस्ता कर पाते हैं हम, ओके। तो इथेनॉल इज स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। अब इथेनॉल, अब दारू को आप जला भी सकते हो, पता है, किसी मूवी में आपने देखा होगा, दारू के बोतल में आग लगा के फेंक देते हैं, राइट। तो इट इज स्मोकलेस, मतलब ऐसा धुआं नहीं निकलता, ठीक है। हाई क्वालिटी का फ्यूल यूज किया जा सकता है इथिल अल्कोहल को, बट अगेन कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद। इथिल अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए आप मेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेज इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। इथेनॉल और इथिल अल्कोहल सेम ही है। इथेनॉल क्या है, साइंटिफिक नेम है, IUPAC नेम है, जो हम कार्बन कंपाउंड्स में सीखेंगे। और इथिल अल्कोहल कॉमन नेम है, जैसे प्यार से मेरी मम्मी मुझे बोलते हैं, अरे बेटा कैसा है, लेकिन मेरा फॉर्मल नेम क्या है, शुभम। अगर मेरी मम्मी से कोई पूछेगा कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो मेरी मम्मी क्या कहेगी, मेरे बेटे का नाम क्या है, शुभम नाम है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट की मदद से वाइन इज ऑल्सो प्रिपेयर, ठीक है। वाइन को भी प्रिपेयर किया जाता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के अंदर है, या फिर कोई और फ्रूट से जो वाइन बन रहा है, तो उसको हम जब फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब होता है केमिकल ब्रेकडाउन यूजिंग सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्मेंटेशन हम करते हैं शुगर का, जो ग्रेप्स के अंदर होता है, शुगर, जो ग्रेप्स मीठा लगता है ना, तो उसमें शुगर है, या फिर कोई और फ्रूट का। तो हम बेसिकली जो शुगर किस प्रकार के होते हैं ग्रेप्स के अंदर या किसी फ्रूट के अंदर, तो ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, सुरकोज होगा। तो ये सब शुगर के टाइप है, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुरकोज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, यू गॉट इट, उसका हम फर्मेंटेशन करते हैं। अब अगली बात सुनो क्या है, ईस्ट। अब एक नाम है यूरोविया,
ठीक है, यारोविया भी बोल सकते हो आप, बट प्रोनाउंसिएशन आप प्लीज चेक करना गूगल प्रोनाउंसिएशन पे, मेरे भरोसे मत रहना, मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ खास अच्छा नहीं है। ओके, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। यारोविया लिपोलाइटिका, यारोविया लिपोलाइटिका। अब ये जो इस्ट है हमारा, ये एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मतलब हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। जब पाम ऑयल बनता है, पाम मतलब फ्रूट का नाम है, तो उससे जो ऑयल बनाया जाता है, तो इस प्रकार का, इस नाम का एक ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसके अंदर से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर, अगेन हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके, मूविंग फर्दर, एक ईस्ट वही है, सेम वाला नाम है, यारोविया लिपोलाइटिका, ठीक है। ये क्या करता है, ये अर्सेनिक या फिर कोई और हेवी मेटल है या फिर मिनरल्स है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मान लो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोई हेवी मेटल है जो हमारे एटमॉस्फेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के नीचे जो पानी है, जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समुद्र में भी बहुत पानी है, बट हम पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते हैं। तो ये क्या करता है, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगेन हमें क्या मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है इस पर्टिकुलर ईस्ट केक वैरायटी से। लर्नर्स, इसके अलावा क्या होता है ना कि कभी कभी मान लो कि जो हमारे पास जो क्रूड ऑयल आ रहा है या फिर कोई जो ऑयल आ रहा है, वो कहाँ से आता है? बाहर के देश से आता है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, समुद्र के जरिए आ रहा है, शिप के जरिए। अब शिप के जरिए कभी मान लो कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश शिप में लीकेज हो गया और समुद्र में तेल फैल गया। अब अगर समुद्र में तेल फैल जाएगा तो जो भी इसके अंदर जीव जंतु हैं वो सही से सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो वो लोग मर जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको बहुत जल्दी क्लीन कर लिया जाए, और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अगर ये समुद्र के ऊपर तेल का लेयर फैल गया है तो हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्केनीवोरैक्स। अब ये नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं, मुझे पता है, ठीक है। एल्केनीवोरैक्स, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, तेल को खा जाता है, समझ रहे हो, तेल को खा जाता है और साफ कर देता है। अच्छा, इसके अलावा ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिए, ठीक है। अब जैसे मान लो ईस्ट का एक टाइप है, जो ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, अब इसका कोई और टाइप होगा, ठीक है। ये क्या करता है, अर्सेनिक जो आपके पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट्स है जो रिलीज हो रहा है उसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इस मेथड को हम बायो रेमिडेशन कहते हैं। अब ये बायो रेमिडेशन क्यों? क्योंकि हम एक लिविंग थिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज को रेमेडी, किसी चीज के रेमेडी के लिए, किसी चीज को सही करने के लिए। यू गॉट इट? पॉइंट सिंपल है। अब कुछ सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिली, ईस्ट, ऑल ऑफ दिस। आप इसका नीचे कमेंट में आंसर दोगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन इवेल्युएट करते हैं कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज आर हेट्रोट्रॉप? राइजोबियम, लैक्टोबैसिली, ईस्ट, नन ऑफ दिस। कौन इसमें से हेट्रोट्रॉप है? मैंने आपको बताया था, आप नीचे कमेंट में बताओगे। और यहाँ पे हमारा ईस्ट वाला टॉपिक बहुत आराम से, बहुत प्यार से कम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। हम कॉम्बो बैच में एडमिशन ले रहे हैं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। ट्रस्ट, आई डोंट वांट कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। अब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। पहले हम पेनिसिलिन का एग्जांपल लेके चीजें करते हैं। तो पेनिसिलिन एक ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कुछ चीजों से लड़ता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। ओके, पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नाम के एक फंगस से बनाया जाता है। फोटो अब एग्जैक्टली ये है कि नहीं ये नहीं पता, बट मैं आपको फंगस की फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप गूगल कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट फोटो दिख जाएगा। अच्छा, पेनिसिलिन की अगर मैं बात करूं लर्नर्स, तो इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय, अगर आपको अलग अलग तरीके से इन्फेक्शंस हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो, ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे लोग इसका मेरी तरह गलत प्रोनाउंसिएशन करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने तोड़ के लिखा है कि मेरे और आप दोनों के लिए इजी हो जाए। तो ये क्या है, स्ट्रैपिल लोकोकी, स्ट्रैप एक मिनट यार ओके ओके, सो दैट इज स्ट्रैपिलोकोकाई, ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रैपिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, कोकाई ठीक है। चलिए, तो ये जो दो हमारे पास, इनके कारण जो इन्फेक्शंस होता है उससे पेनिसिलिन हमें प्रोटेक्ट करता है। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज, क्लॉस्ट्रीडिया, ठीक है। तो इससे होने वाले प्रॉब्लम्स अभी प्रोटेक्ट करता है। जैसे दो, तीसरा नाम है ये, यूज फॉर कंट्रोलिंग इन्फेक्शन कॉज बाय क्लॉस्ट्रीडिया। अच्छा, तो ये बेसिकली बॉडी के अंदर की कुछ चीजों का नाम है, जिनसे मतलब या फिर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली चला जाएगा तो हमें इन्फेक्शंस हो सकता है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स हो सकता है।
तो उनसे प्रोटेक्ट करता है हमें पेनिसिलिन। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर आल्सो यूजफुल टू। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, ये बेसिकली जिस मेडिसिन के अंदर होता है वो यूज किया जाता है प्रोटेक्ट। एक एंटीबायोटिक है या नहीं है, ये मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो गर्मी लग रही थी और गर्मी लग रही थी तो दिमाग खराब हो गया था। मैं बोलूं पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है कि नहीं है, ये भी मुझे डाउट हो रहा है। एनीवे, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक, ठीक है, और वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसीलिए बार बार यूज हो रहा है। मैं श्योर हो जाना चाहता था क्योंकि मैंने लिखा नहीं कि एंटीबायोटिक का टॉपिक है। एनीवे, तो ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये और भी कुछ चीजों से जो हमें प्रॉब्लम होता है उसको भी सही करने के काम आता है। एग्जाम्पल के लिए, आपके कान में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, खुजली हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो काम आएगा। इसके अलावा आपको हो गया तो काम आएगा। अगर आपको थ्रोट के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्रोट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो काम आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा जल गया, कट गया तो काम आएगा। स्कारलेट फीवर एक प्रकार का फीवर अगर हो गया तो काम आएगा, ठीक है। निमोनिया जो कि बैक्टीरियल वायरल डिसीज अगर हो गया, निमोनिया, पिनोनिया नहीं, निमोनिया, तो काम आएगा। अब क्वेश्चन है, पेनिसिलिन आर यूज्ड टू ट्रीट डैश, जैसे कैंसर है, आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब सही लग रहा है पंखा चालू करके यार, एसी तो ठंडा लग रहा है एसी से, ठीक है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, राइजोबियम, लैक्टोबैसिली, ईस्ट, पेनिसिलिन। आपको नीचे सवाल का जवाब देना है। सो हे लर्नर्स, पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है, बट मैंने एक मिस्टेक की कि मैंने जो नोट्स बनाए थे गलती से शायद मुझसे ये वाला पार्ट, इनके बारे में थोड़ा सा, और ये वाला जो पार्ट है ये मुझसे नोट्स में से, एनिमेटेड पीपीटी में से डिलीट हो गया है। तो आप प्लीज टेक्स्ट बुक से पढ़ना, मैं बाद में इसको ऐड करने की कोशिश करूंगा, बट टाइम लगेगा और वीडियो डालना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोग के एग्जाम चालू है रिवीजन पर्पस के लिए। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ। वैसे हमारे पुराने सारे चैप्टर्स जो हमने डाले उसमें डिटेल में एनिमेटेड कंटेंट से कवर्ड है। अब देखो, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स होता है जो कुछ बैक्टीरिया या फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है, और ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। मतलब बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से ही ऑब्टेन किया जा रहा है, लेकिन किसी एक चीज को वो कर देगा, खत्म कर देगा। वो किसको खत्म करेगा, ठीक है, इसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। बेसिकली एंटीबायोटिक्स इज द डिस्कवरी और डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था, हैव ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और इसने मेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़ा चेंज लाया, रिवॉल्यूशन लाया, एक अचानक से आने वाला चेंज, ठीक है। इवन ए डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिसीज को भी कंप्लीटली ठीक किया गया है बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ओके, अच्छा, एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करता है, वायरसेस पे काम नहीं करता है, ठीक है। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सम एंटीबायोटिक्स, अब प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया कैसे होता है, ड्यू टू प्रोटोजोआ, कैसे पता चला। अब देखो, इसी वीडियो को जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको एंड में दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मलेरिया, तो किससे होता है, प्रोटोजोआ, मॉस्किटो बाइट से होता है, बट क्या है, प्रोटोजोआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेन अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक एंटीबायोटिक है, एक दवाई है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को सही कर सकता है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक को हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्यों, क्योंकि एक एंटीबायोटिक बहुत सारे और डिसीज को सही कर सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल है एम्पीसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासिलिन, ठीक है, ये एग्जांपल्स है, याद कर लीजिएगा प्लीज। व्हेन द पैथोजन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, लेकिन कई बार जब पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है तो उस केस में हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। लेकिन मान लो कि पैथोजन आइडेंटिफाई हो गया कि इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केस में हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, व्हेन द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन, पता है कि मलेरिया ही है, उस केस में हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि इसी पे हमें काम करना है। ओके, एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में, मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, बट ये क्या है कि कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। एंटीबायोटिक आपको तभी लेना चाहिए जब एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। ऐसा नहीं कि पिछली बार बीमार था, यही चीज था तो मैंने ये दवाई ली थी तो फिर से ये ले लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं खरीदना चाहिए। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन
टू ट्रीट डिसीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। क्योंकि आपको पता है और किसी ने बता दिया है, तो कुछ डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए खुद से एंटीबायोटिक खरीदो मत। इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंप्लीट इट। अब मान लो कि आपको दवा डॉक्टर ने 8 टैबलेट्स दी है और बोले 8 टैबलेट खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, और आपको लग रहा है यार मैं तो 2 में ही ठीक हो गया, तो बाकी क्यों लेना। तो ऐसा मत करो, जो आपको कोर्स है उसको पूरा कंप्लीट करो। डोंट सजेस्ट अदर एंटीबायोटिक विच वेरी यूजफुल टू यू। आपको अगर कोई दवाई यूजफुल है और वो एक एंटीबायोटिक है, तो प्लीज किसी को सजेस्ट मत कर देना कि एग्जांपल के लिए अरे सर दर्द हो रहा है सेरिडोन खा ले, क्रोसिन खा ले, विक्स वो खा ले। नहीं, प्लीज डोंट सजेस्ट। आप डॉक्टर के पास उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसकी बॉडी के लिए कुछ अलग हो सकता है, डिसीज कुछ अलग हो सकता है, और एंटीबायोटिक के केस में तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, चलिए डॉक्टर अलेक्जेंडर फेमिन के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप खुद पढ़िए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हम जब पढ़ाते हैं तो देखो ये कॉजन वगैरह ये सारी चीजें भी मैं कवर करता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा, आगे आप देखिएगा, ठीक है। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, रिकॉर्ड करते करते मुझे रियलाइज हुआ है तो मैंने बीच में डाल दिया। अब आप प्लीज कंटिन्यू करिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। ओके, अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बट अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं। ऐसे तो हमारा वन शॉट वीडियो, तो टाइम की तो कोई चिंता नहीं है हमें, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वही से देखते हैं। तुम्हें पता है, तुम ना कभी नोटिस करना, मैंने एक बार सिलेबस पूरा डाला तो मुझे पता है यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन की वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे पहले वीडियो पे 1 लाख व्यू आया मान लो, दूसरे वीडियो पे अगर मैं लेक्चर वाइज डालूंगा ना तो 50,000 व्यूज हो जाते, समझ रहे हो। उसके बाद सीधे 25,000, फिर 10,000, ऐसे घटता है व्यूज, अगर 1 2 3 करके इसी को मैं डालू तो इसलिए मैं वन शॉट डालता हूँ कि बच्चा आए 2-2.5 घंटे में पूरा देख के खत्म कर दे और उसको सब समझ में आ जाए। जो लोग मेरा वन शॉट देखते हैं, आप कमेंट पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो कमेंट करते हैं, आप भी करना। ओके, कि कैसा लग रहा है, बच्चे को सवालों का जवाब भी देते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे डेली बहुत सारे कमेंट आते हैं, 1000-1500 कमेंट्स तो आते हैं डेली, तो मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे बच्चे, जो आपको ड्रॉप की बात कर रहा था कि यहाँ पे बहुत बच्चे हैं बट इस लेवल पे बहुत कम बच्चे हो जाते हैं, राइट। ये वो बच्चे नहीं है जो सीरियस नहीं रहना चाहते, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पहले लेक्चर में मतलब वो पढ़ना चाहते थे, बट क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, समझ रहे हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है कि भाई आना ही आना है, इसलिए नहीं कर पाते। फ्री में है तो हो जाता है, बट ये चीज के कारण नहीं कर पाते। मैं आपको एक्सट्रीमली रिकमेंड करता हूँ ना कि आप अगर ऑफलाइन जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, वहां पे भी टाइम पास हो रहा है जैसे स्कूल में हो जाता है, और इफेक्टिव नहीं है, तो रिस्क मत लेना। 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 9th 10th के लिए आप हमारे पास आ जाओ। अगर आप कॉम्बो में एडमिशन लेते हो, जब भी आप लोगे, तो मैं आपको फाउंडेशन के लिए फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं खुद जेई नीट के लिए पढ़ाता हूँ फिजिक्स, तो फाउंडेशन में मैं आपको जो 10th तक का बेसिक होता है एनसीईआरटी वगैरह सब मिला के, वो सब आपको फ्री में मिल जाएगा कॉम्बो बैच में। कॉल करना, नंबर है आपके पास, वीडियो में डिस्प्ले होता रहता है। तो डोंट बी दैट पर्सन जो सीरियसली स्टार्ट तो करता है बट नेक्स्ट पे जा नहीं पाता है, ठीक है। डिसिप्लिन लाना है, और डिसिप्लिन जब एक मेंटोर होता है ना तो बहुत आसानी से आ जाती है, समझ रहे हो, मेरे लर्निंग से मैं बता रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम होगा, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे। टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा यार इतना होमवर्क क्यों देते हैं, इतने असाइनमेंट क्यों देता है, मैं क्यों करूं, ये वाला प्रॉब्लम होगा। तो इससे कैसे असाइनमेंट को पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है, कैसे होमवर्क को अपने एडवांटेज में यूज किया जा सकता है, इस पे भी मतलब चर्चा किया जा सकता है, इस पे बात किया जा सकता है, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपको लॉज ऑफ मोशन करके एक चैप्टर जिसके एक्सरसाइज को लिखने के लिए होमवर्क दिया, क्योंकि आपको उसका एक्सरसाइज पढ़ना था, तो आपने क्या स्मार्टली क्या किया, उसको लर्न कर लिया, बिना देखे लिख दिया, प्रैक्टिस भी होगी, अच्छे से लर्न भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है ना जो बताया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड। लोग रिवीजन का सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी और भी चीजों पे जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, मैं समझता हूँ, बहुत सारे आप जैसे बच्चों को भी पढ़ाता रहता हूँ, राइट। तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आप बैच ज्वाइन करिए, हम उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। ट्रस्ट में 9th से अगर आप मेरे पास रहोगे ना, अब मैं 10th के वीडियो में देखो इतने जोश में नहीं रहता हूँ मैं जितना 9th के वीडियो में रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता 9th के बच्चे के साथ ना बहुत लंबा समय मैं बिता पाता हूँ, तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो आप आइएगा जरूर, एडमिशन जरूर लीजिएगा, मिल के पढ़ेंगे, मचा देंगे। ओके, अब हम हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पेनिसिलिन तो हो गया। माइक्रोस्कोपिक पोर्सेस ऑफ फंजाई ओके आर प्रेजेंट इन द एयर। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हवा में उड़ता रहता है। तो ऐसे जो हमारे फंगी होते हैं उसके छोटे छोटे पोर्सेस निकले होते हैं, आपको दिख रहा होगा फोटो में अभी, ठीक है, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये चीज अगर आपके अंदर चला जाए तो दिक्कत हो जाती है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल के लिए देखो, इफ देयर इज अ सफिशिएंट मॉइस्चर स्पोर जर्मिनेट ऑन द गनी बैग लेदर वुडन आइटम, नहीं समझ आ रहा है, फोटो देखो, ये एक बैग है, अगर यहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर मिल गया, मॉइस्चर मतलब थोड़ा गीलापन मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी मिल गया, खाने पीने का भी कुछ मिल गया,
तो यहाँ पे जो वो पोर्सेस है ना वो ग्रो होने लगेंगे, यहाँ पे जर्मिनेट होने लगेंगे, मतलब उसके जड़ नीचे फैलने लगेंगे और ग्रो हो जाएगा, उस पर फंगस ग्रो हो सकता है, समझ रहे हो तुम? ठीक है, और किस पे ग्रो हो सकता है भाई? लेदर बैग्स पे ग्रो हो सकता है। इसके अलावा किस पे हो सकता है? वुडन आइटम्स पे ग्रो हो सकता है। आप समझ रहे हो? वुडन आइटम्स पे भी ग्रो हो सकता है। मैं हट जाऊं क्या? आपको पूरा दिखेगा फिर? ओके, मैं हट जाता हूँ। देखो, वुडन आइटम्स पे भी ग्रो हो सकता है। ओके, तो इन सब पे ग्रो हो जाता है। अच्छा, ये लकड़ी पे भी ग्रो हो सकता है। When the fungal spores fall on a suitable substance, कोई भी ऐसी चीज जहां पे उसको एनर्जी मिल जाए, थोड़ी सी, थोड़ा सा मॉइस्चर। ओह रिकॉर्डिंग, क्या ही बोलूं, टूट जाएगा। बहुत तकलीफ होती है भाई, कुछ महंगी महंगी चीजें गिर जाए तो जोश में पड़ाने से ऐसा भी हो जाता है। ओके, तो जहां पे उसको सुटेबल सब्सटेंस मिल जाए, ठीक है, जहां से वो न्यूट्रिशन ले सकता है, जो मैं बता रहा था आपको। ओके, तो उसका जो हाइपी होता है, हाइपी मतलब क्या होता है? उसके नीचे का एक जड़ जैसी चीज है, ठीक है, रूट जैसी चीज है, वो क्या करेगा? पेनिट्रेट कर देगा उस चीज के अंदर और उसको भी खराब कर देगा इनडायरेक्टली, ठीक है। दिस कॉजेज द मटेरियल्स टू वेयर एंड बिकम वीक। वो मटेरियल वीक हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में लाइफ खत्म हो जाएगी। फंगस कैन बी सीन ऑन पिकल्स। अचार अगर बहुत दिन तक रह जाए तो उस पर फंगस देख सकते हो आप। चटनीज पे देख सकते हो, कुछ दिन तक छोड़ दो, आपको ऐसा कुछ ऐसा ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। ब्रेड्स वगैरह पे दिख सकता है। क्यों? क्योंकि फंगस यूज करते हैं इसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम्स का अपने ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाते रहने के लिए, बढ़ाते रहने के लिए, बढ़ाते रहने के लिए ये यूज करता है। अच्छा, अगली बात क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फंगाई रिलीज सर्टेन पॉइजनस केमिकल। अब देखो, वो ग्रो हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करना, ठीक है, कि आपने क्या किया, मान लो ये एक ब्रेड है, इसके ऊपर कुछ तो फंगाई ग्रो हो गया, आपने उसको पॉइजनस सब्सटेंस पे रिलीज करता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ब्रेड महंगा पड़ जाएगा। ओके, एनीवे, तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। और इन पॉइजनस सब्सटेंस को बोलते हैं माइकोटॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो द फूड बिकम पॉइजनस, इसके कारण फूड क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में इतना ही था, आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने सारी चीजें बता दी। ओके, अब टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम। ये लाल लाल क्यों दिख रहा भैया? क्योंकि ये बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया। आप देखो, आप एग्जांपल से सुनना, ये लाल करने वाली चीज है। आपने कभी देखा है तो सारे लोग कम्युनिटी फेस्ट हो रही है, ठीक है, कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग कम्युनिटी फेस्ट, कॉमन मिल्स एक्सेट्रा। जब कॉमन मिल्स मतलब बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, या फिर कम्युनिटी को बुलाया जाता है, पूरा सब लोग भोज होता है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं भंडारा कहते हैं, और सारे लोगों को दस्त लग गई है, सबकी सब पेट खराब हो गया या फूड उल्टी होने लगी। ऐसा कभी आपने मूवी या कहीं पे देखा है? रियलिटी में देखा है? देखा तो बताना मुझे, मूवी का नाम भी बताना नीचे कमेंट में कहाँ देखा है। ओके, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू दिस प्यारा सा लाल वाला बैक्टीरिया, जो मैंने लाल मतलब लाल जो मैंने फोटो दिखाया, क्लॉस्ट्रीडियम के कारण होता है, ठीक है। तो ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। ओके, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है ये कुछ ऐसा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। इसके 100 डिफरेंट स्पीसीज है, आप देख सकते हो 100 डिफरेंट स्पीसीज है। ओके लर्नर्स, ये फाउंड इन फ्री लिविंग इन द सॉइल, सॉइल के अंदर सब फ्रीली रह सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि किसी के साथ चिपक के ही रहेगा, मतलब जैसे मेरे बॉडी के साथ ही रहेगा, अकेले भी रह सकता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इसीलिए हम प्रोबायोटिक कंज्यूम करते हैं कि हमें ज्यादा नुकसान ना हो, हम बचे रहे। और इस बैक्टीरिया के बारे में खास बात क्या पता है क्या? ये बहुत ठंडे टेम्परेचर पे भी जिंदा रहता है, बहुत गर्म टेम्परेचर पे भी जिंदा रहता है, शक्तिशाली है। ओके, प्रोड्यूसेस बॉटल शेप्ड स्पोर्स। ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो बॉटल की तरह होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडोस्पोर्स, मतलब ये अंदर की तरफ निकलता है, अंदर से निकल रहा है, इंडोस्पोर्स, ठीक है, विच हेल्प टू विथस्टैंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये इसी के कारण क्या करता है? एडवर्स मतलब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडे में भी सरवाइव कर जाता है। अच्छा, क्लॉस्ट्रीडियम के स्पीसीज, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ओके, वी हैव टेटनस मसल स्पैज्म, जिसके कारण हो जाता है, फोटो में हट जाता हूं, आपको क्लियर दिखेगा, दिख रहा है? ओके, तो ये कॉज होता है। इसके अलावा हम बात करें क्लॉस्ट्रीडियम पर फ्री एंजिस, पर फ्री एंजिस, पर फ्री एंजिस, पर एंजेंस, सही है। ओके, आप प्लीज प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। ओके, इससे फूड पॉइजनिंग होता है। नेक्स्ट वी हैव क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है। इससे क्या होता है? पैरालिसिस हो सकता है, बोट्यूलिज्म मतलब छोटा रह जाओगे और पैरालिसिस हो जाएगा आपको, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसियल, ठीक है, डेफिसिल। इससे क्या होता है? कॉलिटिस, 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 हाँ कॉलिटिस है ये, ठीक है। ये कॉलिटिस है। इसमें क्या होता है? आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके, और सूजन आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ओ मैंने दिख रहा हूँ, ओके मैं आ जाता हूँ। ओ मैं प्रोनाउंसिएशन के टाइम वो बना रहा था। अब मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ,
ऐसा नहीं कि मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ वीडियो बनाने से पहले, बिल्कुल करता हूँ, बट आई डोंट नो मेरे टंग के साथ क्या दिक्कत है, गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैं इसको बहुत पीसफुली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप भी एक्सेप्ट करिए, ठीक है। मैं जो मेरे बस की हो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे बस की नहीं हो मैं बता रहा हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम कॉजेस डैश पैरालिसिस क्लोटिस, ठीक है, क्लोटिस टेटनस फूड पॉइजनिंग। आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है। मतलब तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मैंने ना नोटिस किया, मतलब मैं अब ऐसा नहीं कि मैं इस चीज का इलाज नहीं ढूंढा होगा, मैंने बात किया था कुछ टीचर्स से कि जो मतलब ऐसे स्पीकिंग कोर्सेज वगैरह कराते हैं, यार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो दे सेड ना कि तुम ना शुभम, प्रॉब्लम कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, पहले तो तुम्हें अर्ली एज में किसी ने बताया नहीं इसलिए, दूसरा एक प्रॉब्लम है कि तुम गर्म खाना बहुत जल्दी खाते हो। तो मैं अभी जैसे आधा पार्ट ना मैंने ईस्ट से पहले वाला पार्ट सुबह रिकॉर्ड किया था, अब मैं स्कूल वगैरह से आया हूँ, सब काम निपटा करके शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने गरम गरम पास्ता खा लिया था, मेरे जीभ पे थोड़ी और दिक्कत होगी। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आप ना गर्म चीज़ों को या फिर बहुत ठंडी चीज़ों को मत खाया करो, उससे प्रॉब्लम होता है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाया करो। मैं बहुत फास्ट खाता हूँ, बहुत गलत बात है, आप नहीं करना, चबा चबा के खाना चाहिए। और एक और प्रॉब्लम ये है ना कि मैं कुछ पर्टिकुलर शब्दों को, मतलब कुछ जैसा उच्चारण वाला श श ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला श, वो वाला श, वो वाला श, क की मात्रा, क की ये वाली मात्रा, वो वाली मात्रा, वो नहीं हो पाता मुझसे। तो मेरा ये प्रॉब्लम है। क्या आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है? देखो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोगों का होता है, मेरी तो प्रोनाउंसिएशन फिर भी ठीक है, बहुत लोगों की इससे भी खराब होती है। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन आल्सो, ट्रू फॉल्स, आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है। 12th वाला है, कॉजेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग कम्युनिटी फेस्ट कॉमन मील बोथ ए एंड बी नन ऑफ, आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है। और यहाँ पे हमारा क्लॉस्ट्रिडियम जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया का एक पार्ट था वो हो गया है। अब हम बात करने वाले द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज वायरस। मैं एक चीज देखना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये तो आ गया, हमको समझ में आ रहा है, यार वो कहाँ है यार, वाला टॉपिक कहाँ गया यार। यहाँ पे ना एंटी बायोटिक्स के बारे में ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बाकी वगैरह वाले के बारे में था, वो स्लिंग के पास ही होना चाहिए था या फिर किसी और चैप्टर में, पीपीटी में डाला नहीं, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया हूँ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ। एक गिव मी मिनट। मैं वीडियो पोज कर देता हूँ कि अनवांटेड चीज़ रिकॉर्ड ना हो। यार बच्चों ऐसा हुआ कि एंटीबायोटिक्स वाले ना, मुझे लगता है जो स्लाइड्स मैंने बनाए होंगे एडिट करने के टाइम में वो डिलीट हो गया, एक नोट्स बनाने के टाइम में वो डिलीट हो गया होगा। तो मैं क्या करूंगा अब देखो, क्योंकि अगर मैं उसको फिर बनाऊंगा और फिर डालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस रिकॉर्डिंग का 2-3 दिन डिले हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो आप अगर इस पॉइंट तक आए होगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ, ठीक है। बट आपको अचानक से बीच में टेक्स्ट बुक की रिकॉर्डिंग दिखेगी, तो मैं टेक्स्ट बुक से रीड करके वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बट मेरे स्लाइड्स में था बट वो डिलीट हो गया, तभी अचानक से पेनिसिलिन वाले टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, आपको यहाँ पे आकर के ये रियलाइज हुआ होगा कि वहां पे ऐसा हुआ है। ओके एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज वायरस। मतलब ये दोनों टॉपिक हम करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एड्स नाम का एक डिसीज है, ठीक है। तो ये एड्स नाम का डिसीज जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता किसके कारण, इसका पैथाजॉन क्या होना है, पैथाजॉन है इसका HIV। आपके बुक में एक चार्ट दिया है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो पैथाजॉन है वो HIV है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, ये वाला जो आपके बुक में एक चार्ट दिया है, देखो यहाँ ये वाला चार्ट दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। तो हम इस चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट ही टॉपिक है, ओके। तो इसका पैथाजॉन है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। फुल फॉर्म आप चाहे तो गूगल वगैरह करके अच्छे से डिटेल में देख लेना, बट यही फुल फॉर्म है, ये मुझे पता है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इससे मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका, सबसे पहले ये ब्लड या फिर सीमेन से ट्रांसफर होता है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि कौन सा क्या है। ब्लड मतलब तो खून हो जाता है हमारा, और सीमेन मतलब होता है स्पर्म, ठीक है। या फीमेल के केस में हम बात सकते हो ओवम, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट है और उसको भी है तो वो हो जाता है। इसके अलावा मदर मिल्क ऑफ द मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। अगर एक ऐसी माँ बच्चे का स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, जिसको एड्स है तो भी हो जाएगा। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि आपको सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना चाहिए। सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब जब एक मेल और फीमेल जब सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है
तो उस जगह पे ये सेफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेफ नहीं होगा, किसी भी एक को अगर एचआईवी हुआ, एचआईवी पॉजिटिव हुआ, तो दूसरे को होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट कैसे होता है? यूज प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हो, जैसे कॉन्डम होता है, ठीक है, डायफ्राम होता है इन केस ऑफ फीमेल। अच्छा, नेक्स्ट, हमें अवॉइड करना चाहिए रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस। अगर किसी ऐसे इंसान को, अब देखो बात को समझो, किसी ऐसे इंसान के बॉडी में, वेंस में, ठीक है, या आर्टरीज में, मतलब बेसिकली जब सुई देते हैं, ठीक है, नस में ही देते हैं ना, तो सुई दिया है तो वहाँ पे थोड़ा खून लगेगा उस निडल पे, और अगर किसी और ने भी उसको लगा लिया तो ब्लड का कांटेक्ट आ जाए, वहां से फैलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, या इनफैक्ट मेडिसिन वगैरह लेते हैं, शुगर के ड्रग्स वगैरह छोड़ भी देते हो, ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी बोल रहा हूँ मैं, और दूसरे ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन वगैरह। तो उसने मान लो मैंने इंसुलिन इंजेक्ट किया है, और फिर किसी और ने इंसुलिन इंजेक्ट कर लिया, और अगर मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी मेडिसिन इस तरीके से अगर किया जाए तो, इनफैक्ट जब हम बाल वगैरह कटाने जाते हैं और हमारा वो जो नाई है वो अस्तूरा यूज करता है, और अगर पहले किसी को हो रहेगा और आपका भी कट जाएगा, दोनों का कट जाएगा, ब्लड अगर आ गया तो होने के चांसेस होते हैं, मतलब यहाँ तक भी हो सकता है। तो अगर आप नाई से बाल कटाते हो, एक अपना अस्तूरा खरीद लेना, मतलब रेजर बेसिकली अपना ले लेना, वही लेके जाना, वो ज्यादा सेफ रहता है। बताने की बात थी तो बता दिया। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस कुछ इस तरीके का बीमारी है, आप मतलब तो अगर डिटेल में आप देखना चाहते हो, अगर किसी को हेपेटाइटिस है तब आपको समझेगा, वरना आपको ये बीमारियां लगेंगी कि यार क्या ही बीमारी है, ऐसी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप ना इसके रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करना, मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा तो आप वो करने की कोशिश कर सकते हो, विजुलाइज। ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका? कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, या फिर कंटामिनेटेड फूड से होता है, गंदा पानी या फिर गंदा खाने से होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स है कि साफ पानी पियो, फिल्टर्ड पानी पियो, प्रॉपर स्टोरेज रखो फूड का, ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा की तरफ जाने से पहले लोनर्स, हम क्या करेंगे, जैसे जो भी बीमारी के बारे में हमने बेसिक डिस्कशन किया है उसका हम थोड़ा सा गूगल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े आलसी होंगे, नहीं करेंगे, मुझे पता है ये बात। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गूगल करते हैं और देखते हैं हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है। तो गूगल कह रहा है हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर दैट कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस वायरस एंड नॉन इन्फेक्शियस एजेंट लीडिंग टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, सम ऑफ विच कैन बी फैटल। जानलेवा भी हो सकता है। बेसिकली हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे? इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन, किसका? लीवर का। गॉट इट? चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला हमारा जो था दैट वाज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? सर्दी, अच्छी ऊंची वाला, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, बहुत सिंपल है ये। मोड ऑफ इन्फेक्शन में कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी एक को इन्फ्लुएंजा है और आप उसके कॉन्टेक्ट में आ जाओगे तो बहुत हेवी चांस है कि आपको भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि अपना पर्सनल हाइजीन यूज करो, सैनिटाइजर वगैरह यूज करो, ठीक है। अवॉइड कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, के कांटेक्ट में मत आओ। अब हम एक काम करते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था उस तरीके से इन्फ्लुएंजा एक बार सर्च करके देखते हैं, ठीक है। मैंने सर्च कर लिया गूगल पे इन्फ्लुएंजा, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या दिखा रहा है गूगल। फ्लू एक प्रकार का फ्लू है जो कंटेजियस है, मतलब कांटेक्ट में आने से फैलता है, और ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये नोज, थ्रोट और कुछ वक्त लंग्स के अंदर भी इंफेक्शन हो सकता है। कुल मिला के ये हमारा इन्फ्लुएंजा है। अब बताने के पीछे का मेन कारण क्या था कि मुझे पता है मैं कितना भी बोल दूं गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप नहीं करोगे, ठीक है। तो अब आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अब है मिलेसिस एंड चिकन पॉक्स। तो ये बेसिकली चिकन पॉक्स तो आपको पता है, और मिलेसिस भी कुछ ऐसा ही होता है, दाने दाने जैसे आपकी बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मिलेसिस वायरस या फिर चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है ये। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि आप कांटेक्ट में आ गए इन्फेक्टेड पर्सन से। बहुत सिंपल है लर्न करना। लोगों को चार्ट हार्ड क्यों लगता है मुझे नहीं पता, आराम से समझोगे सब हो जाएगा, ठीक है। वैक्सीनेशन से ये सही होगा, और अनकंटामिनेटेड वाटर यूज करना है, कंटामिनेटेड वाटर नहीं लेना, वैक्सीनेशन करना है। देखो ये बातें ठीक है कि हाँ देवी है एंड एवरीथिंग, मैं भी वो बात मानता हूँ, मेरे घर में सब मानते हैं, मुझे आई डोंट हैव चॉइस। जो बताएगा घर वाले जिस तरीके से अपब्रिंगिंग है वो मैं मानूंगा, बट स्टिल अगर बहुत सीवियर है तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। तो ये बर्ड से फैलता है, बर्ड फ्लू, ठीक है। नेम ऑफ द डिसीज बर्ड फ्लू है। इसका H7N9, H7N9 जो है ये वायरस का नाम है। जैसे कोविड-19, COVID, कोविड-19 ये वायरस का नाम है ना, उसी तरीके से ये भी वायरस का नाम है। पैथाजोन क्या है? ब्लड फ्लू, बर्ड से ही होता है, ब्लड फ्लू, बर्ड फ्लू वायरस ये, ठीक है। और अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है H1N1। ये वायरस का नाम जरूर याद रखना। स्वाइन फ्लू वायरस का होता है ये, मतलब ये उसका बेसिकली नंबर है, ठीक है। जैसे कोविड-19 मतलब 19 में आया था, उस तरीके से कुछ, ओके।
अब यहाँ पे मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड या एनिमल, किसी ऐसे बर्ड या एनिमल जिसको स्वाइन फ्लू हो गया उसके कॉन्टेक्ट में अगर आप आ जाओगे तो आपको ये हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर है पर्सनल हाइजीन, अपना देखभाल रखो और प्रॉपरली कुक्ड मीट खाओ अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन प्राणी हो तो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेंगू। डेंगू अब आपको पता ही होगा क्या होगा, मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू वायरस के कारण होता है, बेसिकली मच्छर है जो काट लेती है, मॉस्किटो बाइट से फैल जाता है। और इसका तरीका क्या है, साफ सुथरा रखो अपनी सराउंडिंग को। इसके अलावा मॉस्किटो कंट्रोल करो, ऑल आउट या फिर जो भी आप यूज करते हो अपने घर में वो यूज करो, गुड नाइट वगैरह, ठीक है। और बैक्टीरिया जो नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया डेंगू के बारे में, साफ सफाई रखोगे तो ठीक रहेगा। और अगर हो जाता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। इसमें ब्लड के प्लेटलेट्स या कुछ वाइट WBC कम होने लगते हैं बहुत ज्यादा, या प्लेटलेट्स डेंगू में, ठीक है। अब बैक्टीरिया निमोनिया, निमोनिया एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, वायरस नहीं है ये। तो नेम ऑफ द डिसीज निमोनिया है। निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण नहीं होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि जिस इंसान को निमोनिया है अगर वो खांस रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हो, प्रिवेंटिव मेजर है इसका वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन लोगे ठीक हो जाओगे। और अवॉइड करो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने से जिनको ऑलरेडी निमोनिया है। लेप्रोसी। अब लेप्रोसी एक ऐसा डिसीज है जो आपको नहीं पता होगा कि इस चीज को क्या बोलते हैं हिंदी में। मैं कुछ चीजें आपको बेसिकली दिखाता हूँ, फिर हम गूगल करके मैं और आप दोनों जन देखेंगे कि व्हाट इज लेप्रोसी। अब देखो यहाँ पे आपकी फोटो देखो, हाथ पैर एकदम कमजोर हो गए, तो ऐसे डिसीज को हम लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगेन मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट में रह गए किसी ऐसे इंसान को जिसको लेप्रोसी है, तो वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा और आपको हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर है कि कॉन्टेक्ट अवॉइड करो, डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। इसके अलावा उनकी बिलोंगिंग्स यूज मत करो, उनके कपड़े, उनकी घड़ी, उनके जूते, उनके मोजे यूज मत करो, उनके टॉवेल यूज मत करो जिनको है। अब कॉलेरा तक जाने से पहले हम एक बार लेप्रोसी को समझते हैं। एक बार ये कैप्चर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे लेप्रोसी से रिलेटेड क्या बता रहा है। लेप्रोसी ऑल्सो नोन एज हैंसन डिसीज इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये बताया, ये डिसीज अफेक्ट द स्किन एंड पेरिफेरल नर्वस। पेरिफेरल नर्व्स क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर जा चुके हैं, अंदर डीप इनसाइड जो आपके नर्व्स है। एग्जांपल के लिए आपके लंग्स के अंदर जो नर्व्स है वो पेरिफेरल नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे बायोलॉजी में, इसी क्लास में, तो तब देखा जाएगा, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आईज। अब हम एक काम करते हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें समझ नहीं आ रहा एग्जाम्पल के, तो हम कैसे सीखते हैं, हम कहते हैं लेप्रोसी इन हिंदी क्या कहते हैं इसको, तो कुष्ठ रोग कहा जाता है इसको। लेप्रोसी को क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग कहा जाता है। मेरा एक स्टूडेंट है जो इस डिसीज से मतलब जूझ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोला जाता है। बाकी आपको जो भी यहाँ पे लिखा है आप ये तो पढ़ ही सकते हो। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है जो पीड़ित व्यक्ति के एंड सो ऑन, ओके। अगर मैं मराठी की बात करूं इन मराठी, तो लेप्रोसी इन मराठी इज कुष्ठ रोग अगेन। तो इस तरीके से अगर आपको कोई चीज नहीं आता है ना लर्नर्स, इफ यू डोंट नो समथिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ऐसे सर्च किया करो कि एक बार हमें पता चल जाता ना तो दूसरी बार हमें आता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी हमारे बैच में हमारे एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ना एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जैसे यूट्यूब वीडियो में ना मैं कोई वीडियो नहीं दिखा सकता किसी और का, मतलब कुछ ऐसे होता है ना कंटेंट जो न्यूज चैनल वगैरह डालते हैं उससे रिलेटेड या कुछ और, वो नहीं दिखा सकता। बट हमारे बैच में क्योंकि हम वो अपने कन्वीनियंस से ले रहे हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोलने वाला, तो हम उसको एजुकेशनल पर्पज के लिए बहुत सारे और रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं। मेरे से जितना एनिमेशन बन पाता है, जो चीज़ें हो पाती है गिवन टाइम में, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। बट हम किसी और का भी तो यूज कर सकते हैं रिसोर्स। तो जो फ्री रिसोर्सेज होते हैं उसको हम बेचते नहीं एक तरीके से, बट उस फ्री रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसका हम रेफरेंस लेते हैं पढ़ने के लिए हमारे बैचेस में। तो आप डेफिनेटली कंसिडर करना, ज्वाइन करना। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट भी आप कॉलेरा। तो कॉलेरा भी बहुत लोगों को पता होता है क्या होता है। कॉलेरा का पैथोजॉन, कॉलेरा पैथोजॉन ही आपकी बुक में लिखा हुआ है। कंटामिनेटेड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड से होता है। मेजर्स इसके हैं, क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर यूज करो तो प्रिवेंटिव मेजर हो जाएगा। प्रॉपर फूड स्टोरेज रखो तो भी ठीक रहोगे आप, ओके। नेक्स्ट भी आप मलेरिया, इसके बारे में सबको पता है, फीवर बहुत हो जाता है इसमें, तो ये प्रोटोजोआ इसका पैथोजोन। मलेरिया को ऑब्वियसली मच्छर के काटने से होता है। और प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि आप अपने आसपास, घर के आसपास क्या करो, साफ सफाई रखो कि मच्छर से ना आए, ठीक है। पानी वानी जो होता है फ्रिज के ऊपर भी काफी सारे लोग पानी जमा हो जाता है तो उसको भी साफ करना चाहिए और घर में पानी नहीं जमा होने देना चाहिए आसपास। डैंड्रफ इज ऑल्सो समथिंग जो सबको पता है। तो ये किसके कारण होता है डैंड्रफ, फंगल प्रॉब्लम है, मतलब ये फंगस की तरह ग्रो करता है डैंड्रफ आपके बॉडी के अंदर, ठीक है।
रिंग वर्म जो ऐसे रिंग की तरह ऐसे बॉडी में बन जाता है खुजली के लिए, तो उसको हम रिंग वर्म बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि मैंने जब आपको डिसीजेस के बारे में बताया कई सारे, तो मैंने गूगल पे बस रीड करके बताया, मैंने आपको फोटोज नहीं दिखाए क्योंकि कई सारे फोटो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं, तो मैं अपने चैनल पे कॉपीराइट नहीं चाहता। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेम ऑफ द डिसीज क्या है? रिंग वर्म है। ये फंगल प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब फंगस के कारण, फंगस, ये रिंग वर्म एक फंगल प्रॉब्लम है, एक जगह होगा तो बाकी जगह फैलते चला जाएगा, ठीक है। स्कैबिस, इसको खुजली बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ही एग्जैक्टली दिखता है, इतनी खुजली होगी और खुजली करके बहुत मजा आएगी आपको, और जितना खुजाओगे उतना फैलेगा। ओके, तो स्कैबिस ये एक प्रॉब्लम है, और ये भी एक फंगल प्रॉब्लम है, और ये होता है स्कैबिस माइट। इसके अंदर जो फंगस होता है उसका नाम है स्कैबिस माइट, इसके कारण ये फैलता चला जाता है, ठीक है। और ये डैंड्रफ मैंने आपको बता दिया कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो हो जाएगा। इसके अलावा ये खुजली और ये रिंग वर्म सब एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ही होता है सारे। ओके, प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि पर्सनल हाइजीन रखो, साफ सफाई रखो, इसके अलावा अवॉइड करो कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो आप सुरक्षित रहोगे कुछ हद तक। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कॉलेरा इज, क्या है आपको नीचे कमेंट में बताना। 14 क्वेश्चन, मलेरिया इज कॉज्ड बाय डैश, आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर बहुत ढंग से कंप्लीट होता है। आर यू रीडिंग इट? अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, दिखाया है, आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। ट्रस्ट मी, वैल्यू फॉर मनी, और पैसा तो सेकेंडरी चीज है यार, पैसा तो कमा रहे हो तो खर्चा होने वाला है, आप कमा रहे कल को आप कमाओगे, खर्चा होने वाला है, बट सबसे इंपॉर्टेंट उससे क्या वैल्यू मिल रही है, तुम समझ रहे हो। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा। कभी कभी देखो यार, इंसान हूँ, बहुत सौ तरीके की चीजें चल रही होती है लाइफ में, बट पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। ओके, चलिए, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। देखो बहुत लंबा वीडियो था, मैं आपको बताऊं, इतने लोग वीडियो देखते हैं मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक का बटन दबाते, सब्सक्राइब तो दूर की बात है। तो आप उस कैटेगरी में मत आना, और अगर वीडियो पूरा देखा है तो अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, जरूर अपना फीडबैक देना। हमारा ऐप डाउनलोड करना, उस पर नोट्स है। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो कि और लोगों की पढ़ाई में हेल्प हो। हैप्पी लर्निंग, आपसे मुलाकात करूंगा मैं हमारे बैच में, क्योंकि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो डेफिनेटली आप बैच में आइएगा। हम आपके सीरियसनेस को पॉजिटिवली यूज करेंगे और आपके लाइफ में एक्सेल करने में मैं हेल्प करूंगा, विल मेक दैट इम्पैक्ट। हैप्पी लर्निंग माय डियर सुपर लर्नर, डू शेयर दिस वीडियो।